और चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। सीधे रुक करते हैं राजस्थान के टोंक का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। महावीर, वीरों के वीर बजरंग बली की जयंती पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे शूरवीरों की धरती सवाई माधोपुर आने का मौका मिला है। चुनाव के दिन है, एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेट में जाना होता है और इसलिए सभा के समय से भी पहले यहां सभा का समय मैंने दे दिया था और मैं देख रहा हूं वहां से हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। पूरा जुलूस वहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते रहेंगे। तो जो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, रास्ते में दिख रहे हैं, मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं कर सकता, आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जो उत्साह देख रहा हूं उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है। इसलिए हर तरफ यही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बंटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ ये? इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? माताएं बहनें बताएं, किसने पहुंचाया? ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप हैं, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या क्या हुआ होता? कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती, और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों,
आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था और दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। अरे डूब मरो, ये शोभा नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री की जनसभा को आप सुन रहे थे। चुनावी रैलियां चल रही है, चुनावी प्रचार चल रहा है। और अब बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी और अपने तमाम विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी हमला किया है। उन्होंने मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी ने कहा कि किसी एक समुदाय पर ऐसे बयान प्रधानमंत्री न दें, देश को कमजोर कर रहे हैं मोदी। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर पीएम मोदी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव पर तेजस्वी का बयान उन्होंने गलत बताया और तेजस्वी को नसीहत दी कि ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीएए वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स के लिए चिदंबरम सीएए हटाने की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदंबरम पर सियासी हमला किया है। सीएए को लेकर कहा कि वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा बोल रहे हैं। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदंबरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के मतदान के लिए बस 3 दिन बाकी है। ऐसे में प्रचार का पारा पूरे शबाब पर है। हर पार्टी के दिग्गज प्रचार के रण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में धुआंधार प्रचार के लिए पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने पीएम मोदी और अपने तमाम विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी हमला किया। उन्होंने मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय पर ऐसे बयान पीएम ना दे, देश को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव पर तेजस्वी ने बयान को गलत बताया। तेजस्वी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी ने विचारधारा से समझौता कर लिया है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मुस्लिम बहुल सीमांचल के 3 जिलों में वोटिंग होनी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। किशनगंज में ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं, यहाँ किशनगंज में कैंप किए हुए हैं। सर, आप दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या माहौल सर यहाँ पे आपको लग रहा है और किन मुद्दों पे आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ किशनगंज में? देखिए, 2015 से हम लोग बिहार में सीमांचल की सरजमीन से हमने अपने बिहार में सियासी सफ़र का आगाज़ किया
और हम उस वक्त भी इस बात को ये कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है, क्योंकि ये ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे एक बैकवर्ड पसमानदा इलाका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। 2015 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम इलेक्शन लड़े तो करीब 3 लाख के करीब वोट अख्तर अली ईमान साहब को मिले। फिर हमारे 5 विधायक जीत कर आए। बदकिस्मती से इन लोगों को तोड़ दिया गया राजद और कांग्रेस तरफ से। तो अख्तर अली ईमान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक बहैसियत एक विधायक के, बहैसियत एक नेता के, वो किशनगंज की जनता पूरी तरह वाकिफ़ है, जानती है और वो एक चाह रही है कि यहाँ पर एक बदलाव लाया जाए, एक नया सांसद चुनकर, ताकि इस किशनगंज की जनता को यहाँ का विकास हो सके, इनकी बात पार्लियामेंट में उठे और यहाँ पर जो तकालीफ हैं, चाहे पलायन हो या फिर सैलाब में लोग 2-2, 3-3 महीने हर साल मुतासर रहते हैं, और किसानों का मसला है, यहाँ पर शिक्षा का मसला है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार किशनगंज की जनता इंशाअल्लाह अख्तर अली ईमान साहब को अपना सांसद बनाकर भिजाएगी। सर, पहले आपके पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आप लोग 13 सीटों पर बिहार में लड़ेंगे, तो क्या अभी भी 13 पे लड़ने का प्लान है या इसमें कुछ बदलाव हुआ? और दूसरी तरफ महागठबंधन में घबराहट है, उनको लग रहा है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी और एनडीए को लाभ हो जाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि अख्तर अली ईमान साहब ने अपने लेवल पर बहुत कोशिश की इन लोगों से बातचीत करके अलायंस करने की। तो ये लोग अहंकार का शिकार हैं और बातचीत तो करना छोड़िए, वो लोग तो सुनने भी तैयार नहीं हैं। तो हम तो अभी यहाँ किशनगंज में लड़ रहे हैं और बाद वाले फेजेस के बारे में हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी, फिर हम भी उसमें देखेंगे क्या हमको करना है। जहाँ तक ये बात जो बार बार होती है, मजलिस खड़ेगी तो सेंध मारेगी, अरे भाई लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कोई भी खड़े हो सकता है। हमारे खिलाफ भी तो कैंडिडेट खड़ा किया गया है, हम तो इस तरह नहीं पुकार रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, पहले हमारा 26 का इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद हम लोग सब बैठ के बात करेंगे। सर, पीएम मोदी यहाँ पर आए थे पूर्णिया में रैली करने के लिए, वहाँ से जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पीएम ने सीमांचल को लेकर कहा कि ये एक संवेदनशील इलाका है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने यहाँ अवैध घुसपैठ कराकर यहाँ की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। देखिए, बीजेपी हमेशा सीमांचल के इलाके में के लोगों को और ख़ास तौर से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं उनको घुसपैठी कहती है। इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ जुमला को हो ही नहीं सकता। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में तो एक काला पानी की सज़ाएँ दी जाती थी। बांग्लादेश से जो लोग आए यहाँ पर, वो कौन लोग थे? उनके आज आप जाकर देखिए, आज भी उनकी आबादी है। तो ये तो यहाँ से बांग्लादेश नहीं गए, ना आते हैं, ये तो भारत के नागरिक हैं। तो सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, प्रधानमंत्री अपनी ज़बान से इस तरह की बात करते हैं। अफसोस होता है कि 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से आप क्या सो रहे थे? बीएसएफ आपके पास, एसएसबी आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास, आप कितनों को रोका, कितनों को आपने गिरफ्तार किया, बताइए। तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये देश को कमज़ोर करने की बातें करते रहते हैं। सर, राजस्थान में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच बांट सकती है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय ये कहा गया था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ये भी कह रहा है कि जो माँ हैं, बहन हैं, उनके जो सोने हैं उसका हम हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर उसको बांट देंगे। सो ये अर्बन नक्सल वाली सोच है। सो ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री को किसी पार्टी के खिलाफ बोलने का पूरा इख्तियार है। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार नहीं है कि वो भारत के 14% मुस्लिम माइनॉरिटी को, जिनकी आबादी 17 से 18 करोड़ के दरमियान में है, उनके बारे में अनाप शनाप आप बक दें। आप लड़िए तो किसी और पार्टी से, हमको भी एतराज़ नहीं है, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना,
आप तो सब हर समुदाय के प्रधानमंत्री हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? क्या प्रूफ है आपके ने बताइए। जितना गवर्नमेंट का डेटा है, मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट गिरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ गिरा है, और एक टाइम आएगा कि जब स्टेबलाइज हो जाएगा मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन। पहले हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, उसके बाद एक 30-40 साल का मुसलमान पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, और हमेशा 78-79% में हिंदू रहेंगे और मुसलमान का मैक्सिमम पीक होगा 18% तक जाएंगे। ये प्रधानमंत्री डर क्यों दिलाते हैं मुसलमानों का हमारे हिंदू भाई बहनों में? और प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं घुसपैठी। कौन घुसपैठी है बताइए? दौलत किसकी लेके दी जाएगी मुसलमानों को? आपने तो मुस्लिम माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक कम कर दिया। आप ही के आप प्रधानमंत्री हैं, आपके गवर्नमेंट का डेटा है 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से गायब है। इस तरह की बातचीत प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ना, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, कल अगर दक्षिण भारत के प्रदेश उठ जाएंगे और कहेंगे कि हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, दौलत भी हम ज्यादा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेकर को, हमारे पास पार्लियामेंट सीटें कम है, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? आप एक चुनाव को जीतने के लिए पहले तो आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की बकवास करें। दूसरा, आप देश को कमजोर कर रहे हैं। तीसरा, आप उन प्रदेशों को क्या मैसेज दे रहे हैं? वही आपका लेके शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? उधर सीमांचल का ही एक मुद्दा है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं अपनी पार्टी को, उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, लेकिन महागठबंधन में यह सीट आरजेडी को चली गई। जेडीयू से वहां पर लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा, त्रिकोणीय मुकाबला है, पप्पू निर्दलीय लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक जनसभा में कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुन सकते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। मतलब शायद चाहते हैं कि पप्पू यादव को कोई वोट न दे। रिकॉर्ड कहा उन्होंने अपने भाषण में ये कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो एनडीए को चुन लीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठ रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पप्पू को वोट मत दीजिए? अब आप देख लीजिए, ये इनका कमिटमेंट है सेकुलरिज्म के बारे में, ये इनका कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री से रोकने के लिए। यानी आपको जो बात पसंद नहीं है आप बोल देंगे, तो भाई आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को? किस लिए आप उस इंडिया अलायंस में है? फिर आप लोग तो हमको गाली देते हैं, मगर आप ही कह रहे हैं, अगर अपनी जबान से उन्होंने कहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर आइडियोलॉजी पर आपका तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यानी आपकी ईगो को जहां पर तकलीफ होगी आप कुछ भी कर जाएंगे, इसका मतलब भाई पप्पू यादव का सवाल नहीं है ना भाई, आप तो एक अलायंस का हिस्सा है, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। मगर अच्छा है, अच्छा क्या उन्होंने बोल दिया और बता दिया कि आइडियोलॉजी पर कि उनका कितना कमिटमेंट है या नहीं है, और वो नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे प्रधानमंत्री बनने से। तो ये तो उनकी दिल की बात जुबान पे आ ही गई। एक आखिरी सवाल सर, वाराणसी में आप रैली करने वाले हैं, वहां पर आप अपना दल के की जो अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, उनके साथ आप पीडीएम न्याय मोर्चा बनाए हैं, तो बनारस में रैली होनी है, पीएम का वो क्षेत्र है, तो क्या कोई बड़ा छाप पीडीएम मोर्चा वहां छोड़ पाएगी? नहीं, हम तो उनसे अलायंस किए हैं और जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ेंगे हम भी जाकर उनके लिए मदद करेंगे, उनके लिए कैंपेन करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो जब हमारी मीटिंग होगी तभी आपको हम बता पाएंगे कि कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे, मगर वो तय करेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए ओवैसी साहब। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, किशनगंज। लोकसभा चुनाव में जीत के दावों का दंगल जारी है। मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से उम्मीदवार हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में शेखावत ने दावा किया है कि राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा। हम इस समय जोधपुर में हैं और जोधपुर इस समय हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जिन पर पूरे देश को पानी पिलाने का जिम्मा है। 2 बार से तो यहाँ विपक्ष को पानी पिला रहे हैं, तीसरी बार भी ये चलता रहेगा सर? निश्चित रूप से अब की बार तो चुनाव पूर्णतः अनुकूलताओं का है। आपने अभी कहा जोधपुर हॉट सीट है, वो हॉट सिर्फ इतना है कि यहाँ वेदर हॉट है, इलेक्शन वेदर बिल्कुल भी हॉट नहीं है। आप देख रहे हैं कितना कंफर्टेबली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप क्षेत्र में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में जाकर के बात करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से देश की जनता आतुर है,
उसी तरह से जोधपुर की भी जनता आतुर है और 100% जोधपुर में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। एबीपी न्यूज के और सी वोटर के सर्वे में भी आया है कल की जो राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, इस बार एबीपी ने कहा है, जब पिछली बार दोनों बार एबीपी ने ये कहा था कि राजस्थान में कुछ सीटें कम होंगी। 2014 में 12-13 सीटों पर बात करते थे, 2019 में 19-6 की बात करते थे, लेकिन अब की बार तो पूरे देश भर में अब की बार 400 पार का नारा जो है देश भर में जिस बुलंदी पर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 के पार होगी। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा और हम एक बार तीसरी बार 100% सीटें जीतने की हैट्रिक बनाने में सफल होंगे। गजेंद्र जी, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार 400 पार तो होता दिख नहीं रहा। 373 में एनडीए सिमट जा रही है सर्वे रिपोर्ट्स में। देखिए, आपके सर्वे जैसा मैंने कहा 2014 में, अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 25 में से 13 सीट बीजेपी को दे रहे थे और 12 कांग्रेस को दे रहे थे। जोधपुर की सीट जहां से मैं कंटेस्ट कर रहा था वहां एबीपी काउंटिंग के दिन सुबह भी उसको हारी हुई सूची में रख रही थी और वो 4,71,000 वोटों से जीती थी सीट। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके सर्वे जो हैं, देखिए सैंपल साइज बहुत मैटर करता है, मैं सर्वेज को चैलेंज नहीं करता जी। लेकिन विपक्ष, चूंकि आप जल शक्ति मंत्री भी हैं, पूरे देश में पानी पहुंचाने का, घर घर जल नल से जल पहुंचाने का अभियान आपने शुरू किया था, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद राजस्थान में पानी की किल्लत है। देखिए, ये पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि 72 साल तक केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारों ने सबने मिलकर के जो समन्वित प्रयास किए थे, उसके बावजूद भी मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचा था। तो वो जानते थे अगर राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा तो अगले 50 साल तक राजस्थान की जनता कांग्रेस को कहीं सत्ता में आने का मौका नहीं देगी। और इस डर के मारे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बचाए रखने के लिए गहलोत सरकार ने लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति की, उनको प्यासा बनाए रखने के लिए मजबूर किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा वसूली रैकेट था और इसके लिए इसके सरगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देखिए, राहुल गांधी जी की बात को कौन दुनिया में सीरियसली लेता है? वो आलू से सोना बनाने वाले हैं और उनके जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो चांद तक सोने की सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं। इसलिए अब उनकी बातों को उनके घर परिवार और दल में ही अब कोई सीरियसली नहीं लेता, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों के ऊपर प्रतिक्रिया करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत नहीं पाएगी। आप लोग 400 की बात कह रहे हैं। 4 तारीख तक का इंतजार करिए। पिछली बार भी उन्होंने, आपको याद दिला दूं, 2019 में भी ऐसे कहा था। 55 साल तक राज करने वाली पार्टी, उसने राम को नकारा। 55 सीटें लाने के लिए गर्दन झुका करके समझौते करने के लिए मजबूर है। वोट बैंक के लिए और नहीं, वोट बैंक के नहीं, अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बचाने के लिए। कांग्रेस का कहना कि हम दरअसल राम के सही मायने में पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो राम के व्यापारी हैं। वो सही मायने में जो पुजारी हैं, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था। उस समय जयराम रमेश साहब उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मंत्रिमंडल का डिसीजन क्यूमुलेटिव डिसीजन होता है, सामूहिक निर्णय कहलाता है। सरकार में कोई भी अगर निर्णय होता है उसकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है, कोई विभागों से नहीं बच सकता। जयराम रमेश साहब ने जिस दिन कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने यह एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था कि राम काल्पनिक है, उस दिन उनका क्या मंतव्य था? जिन लोगों ने राम को काल्पनिक ठहराया, आज कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके आकर के अपने आप को रामवादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने राम को नकारा वो राज से बाहर हुए, तब जाकर के राम की महत्ता अब उनको समझने आने लगी है। जो राम की अवधारणा थी, हम केवल राम को मानते नहीं, राम की अवधारणा पर काम करने वाले लोग हैं। मानते हैं कांग्रेस से एक राजनीतिक भूल हुई है? कांग्रेस से एक राजनीतिक भूल हुई है? कांग्रेस ने जीवन पर्यंत राजनीतिक भूल की है। इस देश को विभाजन का पाप कांग्रेस के सिर पर है। इस देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में आइडेंटिफाई करने का पाप कांग्रेस के सिर पर है। इस देश को बोली, भाषा, धर्म, मजहब के नाम पर बांटने का पाप कांग्रेस के सिर पर है। इस देश को जो है मजहब के नाम पर बांटने का पाप इस देश कांग्रेस के सिर पर है। इस देश के हिस्से का पानी आजादी के 15 साल बाद में पाकिस्तान को देने का पाप जो है इस कांग्रेस के सिर पर है। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा से समझौता करने का पाप इस कांग्रेस के सिर पर है। कांग्रेस ने जितने पाप किए हैं, जितनी राजनीतिक भूलें की है, अब तो
वो शिशुपाल के 100 पाप का घड़ा भर गया, फूटने वाला है। कैमरा निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, यूपी न्यूज, जोधपुर।